यूक्रेन रशिया की लड़ाई ने इंडिया को एक द्वंद्व युद्ध में डाल दिया है। एक तरफ यूएस लगातार ये चाह रहा है कि इंडिया यूएस का साथ दे और रशिया को क्रिटिसाइज करे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रशिया को छोड़ना नहीं चाह रहा है। आज इस इंटरनेशनल मुद्दे पर और बाकी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जो कि ना केवल इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं बल्कि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के इंचार्ज भी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। नमस्कार। नमस्कार, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में आप इंडिया को कहां देखते हैं? देखिए, ये जो युद्ध है ये बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर रहा है और मेरा मत यह है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो ऑटोनॉमी होती है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और करता हुआ नजर आ रहा है। आप पूछेंगे कि पहली बार क्यों? देखिए, नॉन अलाइंड नाम की कोई चीज नहीं होती बेसिकली, और चूंकि अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो अपनी ही ऑडियंस समझ रही है, अपनी ही ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ मैं। भारत अपने आप को नॉन अलाइंड मानता है, कहता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अलाइनमेंट रहे हैं और विशेषकर 70s के बाद आप देखें तो हमारा अलाइनमेंट जो था वो सोवियत संघ के साथ था, जो आज रशिया है जी। लेकिन आज जो हम दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी दिखा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज? क्योंकि आप देखिए कि पहले 70s के बाद का जो इंडिया था, उसके पहले भी बहुत हद तक आप जो प्राग स्प्रिंग आई थी और हंगेरियन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और जिस तरह से अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने फिर बाद में हमला किया था, उन सब चीजों में हिंदुस्तान जो था वो उस तरह से वोटिंग कर रहा था जिस प्रकार से सोवियत संघ को फायदा होता था। आज हम अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें अपनी जो फ्री पॉलिसी होती है, फ्रीडम ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है, वो इख्तियार कर भी रहे हैं और करते हुए नजर भी आ रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा बल्कि हमने अपना ऑयल भी परचेज किया, वो कुछ हद तक शायद पे वृद्धि भी की है। साथ ही साथ हम रशिया को जहां अपोज नहीं करना चाहिए हम अपोज नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी वहां बूचा में हुआ उसके विषय में भारत ने कहा कि हमको ये बात पसंद नहीं आई है, तो यही कहा गया और इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। लेकिन बाकी जो चीजें हैं हम उसमें रशिया के मत को भी ध्यान में रख रहे हैं, वेस्टर्न मत को भी ध्यान में रख रहे हैं। इसीलिए हमने कहीं पर भी वोटिंग नहीं की। जो नॉन अलाइंड कोई भी नहीं होता है, देखिए नॉन अलाइंड आप कोई भी नहीं सकते, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी को प्रदर्शित कर सकते हो, और फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी वही देश प्रदर्शित कर सकता है जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो। तो भारत ने जो अपनी आत्मनिर्भरता को कहीं प्रदर्शित भी किया है, उसमें विस्तार भी किया है और आगे भी विस्तार करता जा रहा है। इसीलिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्वतंत्रता भी प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप देखिए ना, तो यदि बड़े पावरफुल देशों की बात करें तो हिंदुस्तान के अलावा एक फ्रांस ऐसा देश है केवल जो कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी दिखा देता है। वो कई बार यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के खिलाफ जाकर भी वोट करता है। ये एक बार ये स्थिति भी बनी थी कि उसने अपने आप को नेटो से बाहर निकाल लिया था फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्योंकि फ्रांस जो है वो ऑटोनॉमस है, फ्रांस जो है वो अपने आप के लिए जो आत्मनिर्भर है, तो वही आत्मनिर्भरता आज भारत प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि हम रशिया के भी साथ हैं। आपने देखा कि अभी पिछले कुछ हफ्तों में एक तांता लग गया था, एक मेला लग गया था विदेश मंत्रियों का और फॉरेन हेड्स का दिल्ली में, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये नया जो विश्व व्यवस्था बन रही है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर निर्मित हो रहा है, वो बिना भारत के नहीं हो सकता। वो भारत को सब अपनी तरफ रखना चाहते हैं। वो भारत है कि अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रख रहा है। हमने बहुत बड़ा संकेत दिया कि जब इतने सारे देशों के विदेश मंत्री आए, चाहे ऑस्ट्रिया के आए हों, चाहे ओमान के आए हों, चाहे ग्रेट ब्रिटेन के आए हों, और ये सब देश जो हैं ये अमेरिकन खेमे के देश हैं, उनको किसने मिला? विदेश मंत्री मिले हमारे। या इवन चाइना के भी जो विदेश मंत्री आए थे, वांग ही साहब, उनसे भी हमारे एनएसए मिले
और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन सर्गेई लेवरोव जो आए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे मोदी जी खुद मिले। तो ये क्या दर्शाता है कि एक हमने संकेत दे दिया पश्चिमी देशों को और अमेरिका को कि भारत को अपने जो निर्णय लेने हैं वो लेगा, आप हमको प्रेशराइज नहीं कर सकते, और जो हम रशिया के साथ हमारी मित्रता है वो हम कायम रखेंगे, और हम सैंक्शंस में बिलीव नहीं करते हैं अल्टील अनलेस जो सैंक्शन है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो। फिर आपने ये भी देखा कि जो अभी 2+2 हुई, मैं बोलता हूँ जो 2+2 नहीं है, एकदम 3+3 हो गई, क्योंकि पीएम और प्रेसिडेंट भी हो गए उसके अंदर। उसमें भी जिस प्रकार के रुख को आपने देखा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का, और जिस प्रकार का मैं कहूंगा कि मैं अपनी भाषा में बात करूं तो जिस तरह के डायलॉग उन्होंने दिए वहां पर अमेरिका में कि जितना तेल तो हम महीने भर में खरीदते हैं, एक आफ्टरनून में यूरोप खरीद लेता है, तो ये भी संकेत दिए हैं उन्होंने एक तरह से। उन्हीं के मंच पर उनकी जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है पश्चिम का, उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है। और वहीं आपने देखिए ये भी देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी से जब बात होती है कि आप हमारे हथियार खरीदे, तो उन्होंने क्या कहा कि आप जरा आपकी कंपनियों से मिलाओ हमको। फिर उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर आके निवेश करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में विश्वास कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा साहब कि आप रशिया से हथियार मत लो, हमसे खरीदो, महंगे हथियार भी खरीदो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। अब ये नहीं चलेगा। ये ही होती है निष्पक्ष, और निष्पक्ष नहीं तो आप ये तो जरूर कह सकते हो नेशनल इंटरेस्ट में ली जाने वाली फॉरेन पॉलिसी। और मैं बहुत लंबे समय के बाद में एक फॉरेन पॉलिसी के एक अध्ययनकर्ता के रूप में भी ये कह सकता हूं कि एक लंबे कालखंड अंतराल के बाद भारत की मैं इस प्रकार की स्वतंत्र विदेश नीति देख पा रहा हूं, जिसके लिए ये सरकार जरूर बधाई की पात्र है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नेटो को आप इस समय किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ये चर्चा चली थी कि नेटो बहुत मदद करेगा, उसका यूएस भी एक पार्ट है, ब्रिटेन भी एक पार्ट है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं रशिया जो चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन नेटो तो सिर्फ डायलॉग्स पर डायलॉग्स दे रहा है। देखिए नेटो पर भी आऊंगा, लेकिन मैं ये दूसरी चीज कहता हूं कि इस युद्ध ने पश्चिम की कमजोरियों को भी एक्सपोज कर दिया और रशिया की कमजोरी को भी एक्सपोज कर दिया। और हम अपने आप को यदि न्यूट्रल कहते हैं तो न्यूट्रल असेसमेंट यही होता है कि दोनों को हम तोल करें कि किसमें क्या कमजोरी है। देखिए पश्चिम की बहुत बड़ी कमजोरी ये रही कि तो वो काइनेटिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं, कि जिसको हॉट वॉर कहते हैं, उससे कहीं ना कहीं डर रहा है, इसीलिए उन्होंने सैंक्शन के टूल का उपयोग किया। दे डिडंट वेंट फॉर काइनेटिक वॉर, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका में सबसे बड़ी चीज जो दिख रही इसको कहते हैं कि एपेटाइट फॉर वॉर। ऐसा लगता है कि वो लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है, अब एपेटाइट फॉर वॉर वहां पर नहीं बची है। फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जिसको नेटो कहते हैं और जिसको यूरोपियन के यूनियन कहते हैं, वो किस तरह से जो सैंक्शंस भी लगाए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने, वो मोथ ईटन सैंक्शन थे। जैसे कोई कीड़ा खा जाता है ना पत्तों को, तो कैसे छेद दिखते हैं, वैसे सैंक्शंस थे। इटली को देखो साहब, तो उसने सैंक्शंस में अपने जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर वेवर ले लिया कि हम लग्जरी आइटम बेच सकते हैं। दूसरी कंट्रीज ने जो है वो रशिया की गैस पे और तेल के ऊपर वेवर ले लिया, तो वो मोथ ईटन सैंक्शंस बने। तो ये कमजोरियां जो है ये साफ साफ प्रदर्शित हो रही है। फिर आप देखिए कि फ्रांस को देखें तो फ्रांस कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर फ्रांस की तरफ जाता है, फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद के डायरेक्ट करना चाहता है, और फ्रांस साथ ही साथ रशिया से भी संवाद कर रहा है। फिर आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेतृत्व में जो सैंक्शंस आए यूएन में, उसमें आप नंबर ऑफ वोट्स को काउंट मत करें, लेकिन आप शेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन को काउंट करें, तो आप पाएंगे कि लगभग 50% जनसंख्या के जो प्रतिनिधि थे यूएन के अंदर, वो तो या तो रशिया के पक्ष में वोट करे या एब्सटेन हो गए, रशिया के विरोध में, यूएस के पक्ष में उन्होंने वोट नहीं किया। तो यह भी एक बहुत बड़ी हार है एक तरह से मैं कहूंगा कि वेस्टर्न खेमे की। फिर पुतिन साहब ने जो कहा कि वो रूबल में ही अब वेस्टर्न अनफ्रेंडली जो नेशंस हैं उनको जो गैस बेचेंगे वो रूबल में ट्रांजैक्शन करेंगे। रूबल में ट्रांजैक्शन करने का मतलब यह है
कि उनकी जो करेंसी है उसको सपोर्ट करना। और आपने देखा था किस तरह से जो ऊंधे मुंह रूबल गिरा था, और हमने देखते ही देखते रूबल को देखा कि फरवरी के अंत में जो भाव था उस पे जाके वापस खड़ा हो गया। तो ये सब पश्चिम की कमजोरियों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। फिर आप रशिया की कमजोरी की यदि बात करते हैं तो रशिया का जैसा माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में कीव गिर जाएगा, सरकार को चेंज कर दी जाएगी, रशिया अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा देगा, वो सब रशिया नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो सैन्य कमजोरी है रशिया की, और जो उसका वॉर इक्विपमेंट भी है कंपेयर टू वेस्टर्न इक्विपमेंट, आप देखिए कि उनके जो इतने इतने बड़े जो टैंक्स हैं वो एक छोटा सा जेवलिन उसको खत्म कर देता है। तो ये भी एक्सपोज हुआ कि रशिया की आर्मी की कमजोरियां क्या क्या हैं। तो दोनों खेमों की कमजोरियां प्रदर्शित हुई है। यूरोप जो है वो एक साथ नहीं है, यूरोप अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। और नेटो की जहां तक बात है, नेटो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है यदि यूरोपियन यूनियन को सरवाइव करना है। यूरोपियन यूनियन, जिस दिन नेटो खत्म हो जाएगा उस दिन यूरोपियन यूनियन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूरोप के जो छोटे छोटे बटे हुए देश हैं, ये अमेरिका की जो कि सुदूर बैठा हुआ है, सागर पार बैठा है, सुदूर सागर पार बैठा हुआ एक मुल्क है, उसकी जो नेतृत्व है, जो उसकी हेजमनी है, उसको तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की जो हेजमनी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिटेन फ्रांस की नहीं करेगा, फ्रांस जर्मनी की नहीं करेगा। तो इस तरह से जो उनका संगठन है, यूरोपियन संघ है, वो धराशायी हो जाएगा। तो नेटो का होना यूरोपियन यूनियन के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। फिर आप ये भी देखिए कि नेटो और यूरोपियन यूनियन से तो अब ग्रेट ब्रिटेन निकल चुका है, नेटो का अंग है। यदि जंग के लिए सबसे ज्यादा कोई उत्सुक दिख रहा है तो वो कौन दिख रहा है? या तो वो बाल्टिक के देश दिखते हैं, ये लेटविया, लिथुआनिया, या फिर ग्रेट ब्रिटेन दिखता है। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन तो रशिया से सबसे दूर है पूरे नेटो में, अगर बात करें अमेरिका के बाद सबसे दूर वही आता है। बाकी फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब जब गिरेंगे उसके बाद ब्रिटेन का नंबर आएगा। तो ब्रिटेन के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फिर ये बाल्टिक्स के जो छोटे छोटे 3 देश हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनका कुछ ना कुछ वर्चस्व जो है वो इसी चीज पर रहता है यूरोपियन यूनियन में और नेटो में, कि रशिया के खिलाफ कोई बात करता है तो ये देश करते हैं, और रशिया को ये फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो ये अपने वर्चस्व के लिए नेटो के अंदर ये भी वॉर के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी दिखाता है। लेकिन जो मेन लैंड यूरोप जिसको मैं कहता हूं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये जो कंट्रीज हैं, चाहे बेल्जियम हो, ये वॉर के लिए उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। तो ये भी नेटो में क्लियर कट डिवीजन, लाइन ऑफ डिवीजन दिखती है। इवन इटली भी नहीं दिखाता है। चलिए अब हम इंटरनेशनल से कुछ नेशनल इश्यूज पे आते हैं। आप बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के इंचार्ज हैं। आपने कश्मीरी मोर्चे के आईटी सेल का राष्ट्रीय इंचार्ज हैं। आपने कश्मीरी फाइल मूवी देखी? अगर देखी है तो उससे रिलेटेड बहुत सी कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आ रही हैं। कुछ पार्टी कह रही हैं कि इसको एग्जेजरेट किया गया है, कुछ हालांकि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बहुत से लोग इस पिक्चर को सराहा रहे हैं। तो क्या आपने देखी है और आपका क्या टेक है इस पिक्चर के ऊपर? देखिए अनुराग भाई, मैंने शायद पिछले 5-6 साल में कोई पिक्चर नहीं देखी है। और वैसे भी जो हिंसक पिक्चरें होती हैं वो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ देती हैं, मेरा मानस उससे खराब होता है, तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ। तो बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, दूसरी चीज इस प्रकार की जो खून से भरी और वायलेंस से भरी फिल्में मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरा मानस उस प्रकार का है, तो मैंने देखी नहीं है। लेकिन मेरा मत बड़ा स्पष्ट है कि आर्ट का जो वर्क है, चाहे वो आर्ट उपन्यास के रूप में हो, मैंने भी एक उपन्यास लिखा है, एक जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा है, चाहे फिर वो सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से हो, उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उसका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने, निर्माता ने, निर्देशक ने, स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ रिसर्च करके बनाया है तो आप उसको देखें, आप उसको क्रिटिक हो सकते हैं, लेकिन उसका पॉलिटिकलाइजेशन ना करें। वो कोशिश करना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, हमारा दल भी कर रहा है, कि जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया था उनको अब कहीं ना कहीं उनका घर वापस मिले,
उनको न्याय मिले, उसके लिए जद्दोजहद होना चाहिए, ना कि इसका पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज तो यही कह रही हैं कि बीजेपी इस मूवी को पॉलिटिसाइज कर रही है। नहीं, बीजेपी ने कब पॉलिटिकलाइज किया, आप ये बताइए ना। बीजेपी ने तो कोई पॉलिटिकलाइजेशन नहीं किया। जितने भी इसके खिलाफ बयानात आए हैं वो किसके, भारतीय जनता पार्टी के आए हैं कि विपक्षी दलों के आए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई न किसी का पक्ष लिया, न विरोध किया। हाँ, ये जरूर कहा कि आर्ट को स्वतंत्र रहने दीजिए। जब वाणी की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, जब भाव की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो वो सभी पे लागू होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च हैं, अगर वो किसी मूवी के बारे में ये कहते हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी है, या और बड़े नेता मूवी की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना उन्होंने कहीं उन्होंने क्या कहा कि एक इकोसिस्टम इसके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने भी जो बात की वो उसको आप समझिए कि वो वही बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है उसको बाधित नहीं किया जाए, उसका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं किया जाए। यदि आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप दूसरी बना दो ना। जिसको परेशानी है कि वो सही नहीं है, आपको उसका बरक्स कुछ बनाना है तो बरक्स बना के प्रस्तुत करो, आर्ट का काम करो ना, आप भी आर्ट प्रस्तुत करो। अच्छा, हमेशा जब से कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ग समाज का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब कोई सरकार आती है या जब कोई सरकार जाती है तो किसी एक वर्ग को उससे ज्यादा खुशी होती है और किसी एक वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब से बीजेपी आई है इंडिया में पावर में, सेंटर में, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग को उस सेंट्रल गवर्नमेंट से चिंता करने की जरूरत है? देखिए अनुराग, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का नेता या केवल लेखक नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी हूँ। और बतौर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में एक बात कहता हूँ कि किसी प्रकार की किसी को भी कोई चिंता नहीं है। और हर कोई स्वतंत्र है अपनी धार्मिक भावनाओं को फॉलो करने के लिए। और राष्ट्र सबका है, मोदी जी की जितनी पॉलिसीज हैं वो सबके लिए समान रूप से एक भाव से बनी हुई हैं, किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। सब आगे बढ़े, सब मिलजुल कर रहे, इसी भावना के साथ हमारी सरकारें काम कर रही, चाहे राज्यों की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो। अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों का देखा होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में, तो योगी जी बहुत पॉपुलर हुए हैं, यूपी में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, दूसरी बार आए हैं, बहुमत से आए हैं, बहुत एक कद्दावर और बहुत ही एक स्पष्ट नेता के तौर पे माने जाते हैं। तो योगी जी की इस विक्ट्री को 2022 में जो यूपी में हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अनुराग, अगर एक रेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करें, अभी पार्टी की या आपकी जो पार्टी की खाल है उसके बरक्स जाके बात करो, तो आप ये पाओगे कि इतनी जो ह्यूज मेजोरिटी होती है वो कभी भी पोलराइजेशन के नाम पे नहीं हो सकती। जब तक आप डिलीवरी नहीं करो, दो चीजें होती हैं। यदि आप सत्तारूढ़ नहीं हुए हैं तो लोगों के अंदर जो पुरानी सत्ता के खिलाफ एक तो भाव होना, वो आपको एक ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार पे ला सकता है। और आपके जो वादे हैं उस पर लोग यकीन करें। और जब आप सत्ता में ऑलरेडी हैं, जब आप इनकम्बेंट हैं और तब आप चुनाव फेस करते हैं, तो आपने यदि डिलीवरी नहीं की है तो इस प्रकार की जो इसको कहते हैं ना प्रचंड बहुमत की जीत, वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते। ये जो कर्तव्य हुआ है, चाहे वो गरीबों को लाभ मिल दे के किया गया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लाभ दिया हो लोगों को, या फिर वो राशन के माध्यम से दिया हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को जिसको कहते हैं कानून का इकबाल बुलंद करना, वह उत्तर प्रदेश में करके दिखाया हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करके दिखाया हो, ये सब चीजों का जो मेल जोल होता है ना, वो उसी की वजह से ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है जो मिला है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैंने बहुत पहले अपनी वेबसाइट anuragsasan.com पे लिखा था कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी को फ्यूचर पीएम के लिए तैयार कर रही है? और ये मेरा लेख बहुत पुराना है, अगर आप ओपिनियन आर्टिकल देखेंगे मेरा, तो मैंने बहुत पहले लिखा था। उसके बाद अब हाल फिलहाल में कई मीडिया हाउसेस ने उसको अपने अपने तरीके से लिखा है, जो कि मैं देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था ये, और उस समय वो चला भी काफी था मेरी वेबसाइट पे। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी इंडिया के फ्यूचर पीएम हो सकते हैं मोदी जी के बाद?
क्योंकि जिस तरीके से वो रैलियों को संबोधित करते हैं, पैन इंडिया में उनको बुलाया जाता है, मोदी जिस तरीके से उनको मिलते हैं, और अगर आप ये भी देखें कि ज्यादातर सीएम चेंज हो जाते हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट बैक टू बैक आती है, लेकिन योगी जी काफी वो चला भी पीछे कि सीएम चेंज हो जाएंगे, लेकिन योगी जी ही रहे। तो क्या योगी जी को आप लगता है कि ये फ्यूचर के पीएम की तैयारी हो रही है? आमूमन तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सीएम ऐसे चेंज नहीं होते, और इसका आप सबसे बड़ा एग्जांपल यदि देखना हो तो शिवराज सिंह चौहान साहब को देख लो, या डॉक्टर रमन सिंह इतने समय तक छत्तीसगढ़ में रहे, काफी उनको कद्दावर देख लो। नेता है। हाँ, तो ऐसे चेंज नहीं होते। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर नेतृत्व की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उभारती है। हम जब पिछली बार मिले थे दिल्ली में, से कुछ 2-1 साल पहले पहली बार जब मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जब भी मिले वर्चुअल ही मिले हैं। तो मैं उस समय स्टेट में काम करता था, और पार्टी ने मुझे 2 साल के अंदर नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके हेडक्वार्टर में बिठा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता के अंदर फ्यूचर का नेतृत्व देखती है, फ्यूचर का नेता देखती है। तो हो सकता है कि योगी जी भी हो सकता है कि मैं भी हो सकता है कोई भी हो। लेकिन हाँ, योगी जी बहुत कैरिज्मेटिक लीडर है, और मेरा एक पर्सनल जो उनसे रहा है, मैं इतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला हूं, यदि व्यक्ति कम मिले हुए व्यक्ति को एक बार में देखकर नाम से बुला ले, तो एक बहुत बड़ी बात है। आप समझना कि वो कैरिज्मेटिक लीडर है, और योगी जी कैरिज्मेटिक लीडर हैं। चलिए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला और मुझसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो काफी समय से हम लोग साथ में, हम लोग बात में कभी कभी रहते ही हैं टच में कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे फिर एक बार इतनी इन डेप्थ बातें करके। देखो देखो, नेताओं का और पत्रकारों का चोली दामन का साथ होता है। हम नेता हैं, आप पत्रकार हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।